तो देखिए अभी अपन यूनिट 2 देखेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। बेसिकली 11th का ये चैप्टर है। थ्योरेटिकली आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है बिजनेस और बिजनेसमैन अलग हैं, और ये कॉन्सेप्ट इसलिए काम आता है जिससे कि पर्सनल ट्रांजेक्शन और बिजनेस के ट्रांजेक्शन जो है मिक्सअप ना हो जाए, है ना। इसके अलावा आपका काम आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी जिन ट्रांजैक्शंस को आप मनी में रिकॉर्ड कर सकते हो केवल उन्हीं को आपको अकाउंट्स में लिखना चाहिए, बाकी ट्रांजैक्शन को आपको अकाउंट्स में नहीं लिखना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग जो एक पीरियड के लिए होती है, नॉर्मली 12 महीने के लिए होती है, जिसके हम 12 महीने के ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको हर साल अकाउंट बनाकर अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए। ये आपको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बताता है। इसके अलावा एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ट्रांजैक्शन का अकर होना ही उसकी जो है रिकॉर्ड करने की पहचान है। उसका लिए कैश का पेमेंट होना या रिसीव होना कोई ज़रूरी नहीं है, उसका अकर होने पे ही उसकी अकाउंटिंग जो है की जाएगी, यानी ड्यू बेसिस अकाउंटिंग होती है, कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं करनी चाहिए, ये कहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ईयर के खर्चों को उसी ईयर की इनकम में से लेस करना चाहिए, जिससे उस ईयर के प्रॉफिट को हम सही एस्टिमेट कर सकें। इन देखो कॉन्सेप्ट की अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो फिर आपको 11th वाला वीडियो जो है वो कंसर्न करना चाहिए, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे नेक्स्ट आपका आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। जिन ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट अभी नहीं हो पाया है कोई दिक्कत नहीं है, उनका सेटलमेंट अगली बार हो जाएगा, सही है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, कोई बात नहीं बिका, अगले साल बिक जाएगा, तो हम उन ट्रांजेक्शन का निपटारा जो है वो अगले साल कर देंगे। ऐसे ही आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि जो चीज़ जितने में खरीदी है उतने में ही आपको बुक्स में दिखानी चाहिए। मान लो को 10 साल पहले आपने कोई बिल्डिंग 10 लाख में खरीदी थी, आज उसकी कीमत 1 करोड़ हो चुकी है, तो अब उसको बुक्स में 1 करोड़ का नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो 10 लाख की है ना। आज ठीक है वो 1 करोड़ की, उसकी मार्केट प्राइस 1 करोड़ की है, लेकिन कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब तक बिक नहीं जाए तब तक मानो मत। दैट्स व्हाई उसको अभी भी 10 लाख का ही बुक्स के अंदर दिखाया जाएगा, ओके। ऐसे ही एक आपका कॉन्सेप्ट आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इनकम रियलाइज कब मानेंगे। जैसे आपने कोई गुड्स बेची, तो गुड्स को कब बेचा वो माना जाए, तो जब गुड्स आपके गोडाउन से डिस्पैच हो जाए यानी रवाना हो जाए तभी सेल मानना है। मतलब ये सेल का कॉन्सेप्ट है, सेल कब माना जाए, रियलाइजेशन कब माना जाए। ऐसे अगर आप कोई सर्विसेज देते हैं, जैसे आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए, आपने टिकट खरीद ली, पैसे दे दिए, तो सेल अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि जब तक वो पिक्चर नहीं दिखा दे, सर्विसेज पूरी नहीं कर दे, तब तक सेल नहीं मानी जा सकती। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है। एक आपका आता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ईच ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एटलीस्ट एट 2 प्लेसेस। कम से कम 2 जगह तो उसका ट्रांजैक्शन होना ही चाहिए। हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है। जैसे न्यूटन का प्रिंसिपल था कि हर एक्शन का इक्वल जो है रिएक्शन होता है, वैसे हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट भी होता है। ये भी आपका रूल है जो कि डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आपको बताता है, ठीक है। कंजर्वेटिज्म ऑफ प्रूडेंस को भी कहते हैं। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि आने वाले लॉसेस के लिए आप अभी से प्रोविजन बना लीजिए, यानी एंटीसिपेट लॉस को अभी से ही कर लीजिए। प्रॉफिट के लिए कोई एंटीसिपेशन नहीं करना है। तो एंटीसिपेशन या प्रोविजन बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो केवल लॉसेस के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट आपका आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको ये कहता है कि आपकी पॉलिसीज जो हैं वो टाइम टू टाइम बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए, उनमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अगर एक बार आपने स्ट्रेट लाइन मेथड का एडॉप्शन का मेथड लगा दिया है तो फिर आप उसे स्ट्रेट लाइन मेथड ही रखिए, आप उसे कभी WDV या किसी थर्ड मेथड पे शिफ्ट मत कीजिए, उससे आपकी अकाउंटिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्टेड हो जाएगी। दैट्स वाई आपको जो पॉलिसीज आप जो लें उसको बहुत इमरजेंसी रीजन में ही चेंज करें, अदरवाइज उनको चेंज नहीं करें, ये भी अपन को ध्यान रखना है। ऐसी ये मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी एसेट्स होती हैं लेकिन आप उन्हें एसेट्स में नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जांपल एक शार्पनर है, आपने शार्पनर 5 रुपीज़ का खरीदा, अब वो 2-3 साल तक चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम 5 रुपये की एसेट उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखा दें, क्योंकि शार्पनर एक इतना आइटम छोटा आइटम है, उसमें इतना मटेरियल ही नहीं है कि हम उसको एसेट्स माने। दैट्स वाई उसको स्टेशनरी के खर्चों में दिखा दिया जाए, ना कि एसेट्स के रूप में दिखाया जाए, क्योंकि वो इतना बड़ा आइटम है नहीं, है तो एसेट ही, लेकिन वो इतना बड़ा आइटम नहीं है, उसमें इतना मटेरियल नहीं
नहीं है कि आप उसको आगे कन्वे करें। ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके लिए एक वर्ड याद कर लीजिए, एसीजी। एसीजी यानी एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, इनको हमेशा फॉलो करना ही पड़ता है किसी भी बिजनेस को। हाँ, अगर इनको फॉलो नहीं करें तो फिर आपको अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट में ये चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, देन आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से होते हैं कि आपके जो अकाउंट है वो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, यानी उनको कोई भी समझ सके। ये नहीं हो आपने जो बनाया किसी के समझ में ही नहीं आ रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। रिलीवेंस यानी आपके बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो उनको आपको कन्वे करना चाहिए, उनको आपको दिखाना चाहिए, इसका भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। ओके, इसके अलावा है रिलायबिलिटी, यानी आपके जो अकाउंट्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए। कोई भी आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो दी है वो कोई भी उसको विश्वास कर सके, उसके पीछे इतने एविडेंस और इतने प्रूफ आपको, इतने वाउचर्स आपको देने चाहिए कि कोई भी ट्रांजेक्शन को कोई झूठा ना बता सके, तो उनकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी से मतलब ये है कि आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं उनको इस तरीके से आपको बनाना चाहिए जिससे कि एक फर्म के अकाउंट्स को दूसरी फर्म से कंपेयर कर सके, या एक ईयर के डेटा को दूसरे ईयर के डेटा से कंपेयर किया जा सके। इन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। सही है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बिजनेस में काम आती हैं। और मैटेरियलिटी तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। फेथफुल प्रेजेंटेशन भी आपका रिलायबिलिटी पे ही आ गया। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है कि जो पोजीशन है उसमें आपको हमेशा जो है वो सच्चाई का साथ देना चाहिए, न कि कानून का। अब आप कहोगे सर ये क्या सेंटेंस है? सब्सटेंस ऑफ फॉर्म ये कहता है कि मान लो आपने एक कार खरीदी और अभी कार लोन पर है, तो कानूनन तो उस कार के अभी आप मालिक नहीं हुए, लेकिन सच्चाई तो ये कि कार तो आप ही यूज कर रहे हो और आपको सच्चाई का ही साथ देना चाहिए। इसका मतलब कार आपकी ओनरशिप में मानी जाएगी और आप डेप्रिसिएशन उस पर ले सकते हैं। ठीक है, जबकि कानून ये कहता है कि आप उस एसेट्स के ओनर नहीं है, लेकिन सच्चाई ये कि आप उस एसेट्स को यूज कर रहे हैं, तो आपको सच्चाई का साथ देना है, यानी सब्सटेंस और फॉर्म। सब्सटेंस का मतलब सच्चाई, फॉर्म का मतलब कानून। तो आपको सच्चाई जो है वो ऊपर रहेगी किससे? फॉर्म से। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, और शॉर्ट क्वेश्चन जब आप इसके करेंगे स्कैनर वगैरह में से, तो आपके लिए काफी काम आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू।